नमस्कार, आप देख रहे हैं बात टके की। मैं हूं सोनिया सिंह। 100 में से पासिंग नंबर 40 होते हैं। भारत के आए हैं 43.8। रिपोर्ट कार्ड में एफ फेल होता है और डी माने फिसड्डी। भारत को मिला है डी। कौन सा सब्जेक्ट है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025। पेंशन के मामले में भारत क्यों पिछड़ रहा है और हमें आपको कैसे सावधान रहना है अपने फ्यूचर के लिए, जानते हैं दो खास मेहमानों से। हमारे साथ हैं विवेक अय्यर, पार्टनर हैं ग्रैंड थॉर्टन भारत के, लंदन से जुड़ रहे हैं इस समय हमारे साथ, और साथ ही हैं जितेंद्र सोलंकी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। आप दोनों को नमस्कार और दिवाली की शुभकामनाएं। अय्यर साहब, आपसे शुरू करते हैं। वीकनेस कहाँ है भारत के पेंशन सिस्टम में, और ये एवरेज एक इंडियन वर्कर के लिए क्या इसके मायने माने जाए? बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेंशन सिस्टम की इंडिया में ये है कि यहाँ जो इन जनरल अवेयरनेस है इन्वेस्टर्स की कि पेंशन इम्पॉर्टेंट है एक रिटायरमेंट स्टैंड पॉइंट से, उसकी समझ कम है अभी। वाइल वो रूट कॉज रहा है कि इन्वेस्टर्स को पेंशन की समझ कम है, फोकस जो पास्ट में रहा है पेंशन का हैज़ बीन ऑन, चलो नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट में थोड़े वेरिएशंस लाते हैं, प्रोडक्ट की रिटर्न्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो एंटायरली सही नहीं रहा है। बिकॉज प्रोडक्ट को बदलने से ज़्यादा प्रोडक्ट की समझ को लोगों तक पहुंचाना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अवेयरनेस की कमी की वजह से बहुत लोग जो हैं, कम लोग हैं जो रिटायरमेंट के लिए ऑप्ट करते हैं। अवेयरनेस पहली चीज़ है जो कम है। सेकेंडली, जो कंपैरिजन है ऑन द पेंशन इंडेक्स सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, वो कंट्रीज़ के पास उतनी फिस्कल एपिटाइट है कि वो पेंशन की यूनिवर्सल कवरेज कर सकें और लोगों को पेंशन की फैसिलिटी दे सकें। इंडिया को वो फिस्कल एपिटाइट बनानी है, वो पूल क्रिएट करना है, एंड उसके बेसिस पे ही बाद में वो उसकी कवरेज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सो दो है, एक हमारी फिस्कल एपिटाइट और दूसरी इन्वेस्टर अवेयरनेस। ये दो चीज़ों की वजह से इंडिया की जो ऑफिशियली वो 3 पैरामीटर्स हैं जिसमें रैंकिंग हुई है, उसमें 43.8 आई है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इस पर कि कितने लोग लेते हैं पेंशन और क्या परसेंटेज है इंडिया में। जैसे हम देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक लोग लेते नहीं थे, लेकिन अब जब समझ में आ रहा है कि कितना ज़रूरी है, अब जाके लोगों ने ये सब करना शुरू किया है। उस सब पर मैं आपके पास दोबारा आऊँगी अय्यर साहब, लेकिन जितेंद्र जी के पास चलते हैं। जितेंद्र जी, भारत का तो यही नियम था कि बेटा है तो बेटा बुढ़ापे की लाठी है, रिटायरमेंट और उसकी प्लानिंग ये सब तो कोई सोचता नहीं था, फैमिली स्ट्रक्चर। लेकिन अब बदल रहे हैं, बेटी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, मॉडल शिफ्ट हो रहे हैं, कल्चरल चेंज हो रहे हैं। तो रोबस्ट एक प्लानिंग की, रिटायरमेंट प्लानिंग की कितनी बड़ी ज़रूरत इस समय आपको लग रही है, जो अभी भारत में आपको 100% कवरेज नहीं दिख रही? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग अगर हम पहले के समय देखें तो पहले हम लोग फिक्स रिटर्न इकोनॉमी में जीते थे। आप देखेंगे पीपीएफ में 12% रिटर्न होते थे, एलआईसी की कोई भी पॉलिसीज होती थी, हाई गारंटीड रिटर्न्स होते थे। कभी जरूरत नहीं पड़ी सोचने की कि हमारे रिटायरमेंट के लिए पैसा कितना कम होगा या ज्यादा होगा, और हम डिफाइंड पेंशन पे हम लोग उस सिस्टम पे होते थे गवर्नमेंट की तरफ से, तो कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सिनेरियो एकदम चेंज हो गया, वो रिटर्न रिड्यूस हो गए, गारंटीड रिटर्न वॉश आउट हो गए, और सब कुछ वेरिएबल पे आ गया। और गवर्नमेंट की साइड से भी अब सब कुछ वेरिएबल पे आ गया, यानी कि आपको जोड़ना है, उसके बाद सोचेंगे कि कितना आपको पेंशन मिलेगा। तो जब ये इस तरीके से सडन शिफ्ट हुआ, फिर फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुए, हम धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर में चले गए। डिपेंडेंट जो है बेटा और बेटी, इस पे डिपेंडेंसी होती थी, वो एक कल्चरल चेंज हुआ कि अब्रॉड चले गए, उन पे डिपेंडेंसी जो है हमको छोड़नी पड़ी। तो ये जो शिफ्ट हुआ, इसमें वो धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों में आनी शुरू हुई है कि आखिर हमें अपने बुढ़ापे के लिए भी जोड़ना है, हमें अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट में पैसा होना चाहिए। क्योंकि पहली बात, हमें एक्यूमुलेशन भी खुद करना पड़ेगा, और दूसरा, हमारे पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, कोई और कहीं से पैसा उपलब्ध नहीं होगा जो हमारे रिटायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो आई थिंक ये जो बहुत बड़ा एक चेंज हुआ, मैं तो इसको मानता हूँ कि हम फिक्स रिटर्न से जो सडनली वेरिएबल पे हम चले गए चारों तरफ से, उसने काफी अच्छा जो है एक चेंज किया है कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया है
कि हमें जो है अब रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होगी। अय्यर साहब, ये एडिक्वेसी की बात करें, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, दोनों में बहुत कम नंबर आए हैं भारत के। इन दोनों पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो स्ट्रगल कहाँ है? स्ट्रगल स्ट्रगल बात यह है कि काफी रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट से पीएफआरडीए जो है उसे क्रिएट किया है, और वो ऑफ लेट ही उसे काफी एम्पावर किया गया है, और उनकी फोकस इन्वेस्टर अवेयरनेस एज वेल एज प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग में उनको काफी फोकस जो है उनका आ जा रहा है। एक है वो रेगुलेटरी बैकग्राउंड। जो रिटायरमेंट की प्रोडक्ट्स हैं और जो रिटायरमेंट की एस्पेक्ट्स हैं जो भी इंट्रोड्यूस की गई हैं, उसके वेरिएशंस पिछले 10 से 15 साल में आए हैं। A lot of those changes have come in the last 10 to 15 years. So एक so as a result of that, जो capital है, जो the amount of availability in terms of actually running different kind of pension products, adequacy in terms of your products adequate है, इनकी coverage कैसी है, कितने देश को cover करते हैं। See, one of the चीज जो काफी समझना भी जरूरी है, the kind of population that India has and the kind of population that the rest of the world have are very different. वहाँ जो यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी आईडी होती है, वहाँ दैट इज देयर यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी। इंडिया में जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी आधार हुई है, उसे करीबन 9 साल हुए हैं, in terms of to make it mandatory, to make it 9 साल नहीं, little more than that, but in terms of that, एक कवरेज होना पूरी पॉपुलेशन की, एक कॉमन आईडी होना, एक यूनिक आइडेंटिफायर होना, जिसकी बेसिस पे आप सोशल सिक्योरिटी दे सको। इवन सब्सिडीज लोगों को ढंग से रीच नहीं करते थे बिकॉज आईडीज नहीं थे। ऐसे सिचुएशन में आपकी पेंशन कवरेज कहाँ से होगी? बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं जो एक साथ इंडिया में चल रहे थे, जिस वजह से ये डिलेज थे। फिस्कल प्रूडेंस तो एक होगा, लेकिन द होल ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ रीचिंग टू द to the to the person also was something that was not easy. Not to say that वो हो जाती तो हम immediately सबको pension दे देते। Fiscal situation and control continues to be important, which is where the focus on employers and employees together contributing, coverage of informal economy workers, all these चीजें जैसे आप coverage बढ़ाते हो, products offer करते हो, only then the coverage increases. ये चैलेंजेस जो हैं, इसके वजह से जो पैरामीटर्स हैं वो कवर किए हैं। मेरे हिसाब से उन्होंने कोई भी रैंकिंग सिस्टम में जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बेसिस पे, मतलब वो कंप्लीट भी नहीं करनी पड़ती है। तीनों पैरामीटर्स पे इंडिया लो ही आने वाला था, मतलब देयर वाज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। बट रैंकिंग की ग्रेडिंग और स्कोर से ज्यादा ध्यान देने में जरूरी ये है कि हमें देखना कि जो गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स है वो एक कंटिन्यूम में चल रहे हैं कि नहीं। Has there been a consistent improvement and different initiatives जो दिख रही है? सिंगापुर को भी सिंगापुर was also a C rating in 2009 and उनको 16 साल लगे to move to a higher rating category. Even a country like Singapore, and it's not a big country with a lot of demography, but even they took the time. So from that perspective, I feel that ये rating parameters जो हैं, इसमें rightly so we are on the lower side today, but ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इंक्रीज होगा। तो इसे अगर कंटिन्यूम की तरह देखें तो इट वुड बी अ फार बेटर थिंग रादर देन कंक्लूडिंग दैट ये तो हमारी रेटिंग है, बस हमारी हालत ऐसे ही रहेगी। नो, बिल्कुल नहीं। इट इज मोर अबाउट दैट वी आर चेंजिंग एंड द चेंजेस आर हैपनिंग। पेंशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पैसे। गवर्नमेंट के पास पैसे होने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ पूलिंग एंड कवरिंग एवरीवन। गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे जब पैसे जनरेट होंगे इकोनॉमी में, और उसके लिए लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। एंड ये सारी चीजें पे गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, विच विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, विच विल इंक्रीज द इनकम, विच विल इंक्रीज द पूल एंड देयर बाय आवर एबिलिटी टू काइंड ऑफ इंश्योर अ लार्जर पेंशन कवरेज which will have an improvement in the ratings. तो बिल्कुल साफ ये बात है कि सिंगापुर जो है एक बहुत छोटा सा देश है, भारत जो है बहुत बड़ा देश है। पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, अगर ये पॉपुलेशन वाला फैक्टर भी अगर उन्होंने सर्वे में लिया होता तो शायद इसके रिजल्ट्स बिल्कुल अलग ही होते, क्योंकि एक छोटे से पॉपुलेशन को हर चीज़ में डिसिप्लिन करना और उन तक अपनी बात पहुंचाना बहुत आसान है, लेकिन भारत जैसे देश में पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी हो पाना। बहुत काम हो रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया।
आधार को लेकर और जैम को लेकर, जो तिकड़ी है एक तरह से जैम की, उस सब को लेकर भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, तो होप्स बहुत ज़्यादा हैं। जितेंद्र जी, यहाँ पर आपके पास जो क्लाइंट्स होते हैं और खासकर जो रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं आपके साथ, उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी कितना बड़ा इशू आता है? फिस्कल प्रूडेंस तो चलो ठीक है, हम गवर्नमेंट की बात करेंगे, लेकिन लिमिटेड है क्या फाइनेंशियल लिटरेसी? डरते हैं क्या, या समझ में नहीं आता? जैसे हम देखते हैं कि फाइनेंस के मामले में लोग हाथ खड़े कर देते हैं। देखिए, कुछ फैक्टर तो जरूर है कि फाइनेंसेस समझ में नहीं आते हैं, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया में अगर हम देखें तो मिडिल क्लास में विद इन मीन्स अगर उनको रहना हो, तो जब आपके फाइनेंशियल गोल सामने आते हैं, तो बच्चों का एजुकेशन है, मैरिज है और आपका रिटायरमेंट भी है, ऑफन हमने ये देखा है जब हम प्लानिंग करते हैं कि उस लिमिटेड मीन्स में दोनों में से एक गोल ही पूरा होता हुआ दिखाई देता है। और उस टाइम पे क्या होता है कि जब प्रायोरिटी की बात आती है, तो रिटायरमेंट ऑफन डिले कर दिया जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट वो होता है कि शायद अभी तो 30 साल हैं, पहले हम बच्चों के गोल पूरे कर लें, उसके बाद हम रिटायरमेंट के लिए सोचना शुरू करेंगे। तो ऑफन जो है ये डिले होता है, रेदर देन पता सबको होता है कि हाँ रिटायरमेंट में होगा, रिटायरमेंट के लिए हमें पैसा जोड़ना होगा, लेकिन मेजोरिटी केसेस में ये डिले कर दिया जाता है, क्योंकि आपके जो और फाइनेंशियल गोल्स हैं वो आपके टॉप प्रायोरिटी पे चले जाते हैं, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। तो इसलिए जनरली हम जब क्लाइंट्स की प्लानिंग करते हैं तो समझ में आता है कि उनको पता है कि हाँ रिटायरमेंट है, लेकिन वो डिले हो रहा है क्योंकि बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज और फाइनेंशियल गोल्स हैं, पहले उनको पूरा करने के लिए जो है प्रायोरिटी हो जाती है। अय्यर साहब, मैं कोट करूंगी वहाँ पर जो रिपोर्ट में है कि जो पेंशन रिफॉर्म्स हैं या फिर जो पेंशन सिस्टम्स हैं भारत के, दे आर स्टंटेड बाय अंडर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ओपेसिटी, लिमिटेड फॉर्मल कवरेज, कंस्ट्रेन्ड इन्वेस्टमेंट फ्रीडम। तो अगर इन पैरामीटर्स पर अगर आप हमें बताना चाहें कि कहाँ कहाँ पर एक्चुअली चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, लैक हम कर रहे हैं अभी। अभी जो पहले पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ व्हिच इज सेइंग गवर्नमेंट ओपेसिटी, ओके, गवर्नमेंट ओपेसिटी इज, इट्स अ वेरी सिंपल वे उन्होंने अडॉप्ट किया है कि सेइंग देयर इज गवर्नमेंट ओपेसिटी। आई डोंट नेसेसरली एग्री विद इट, यू नो। गवर्नमेंट ओपेसिटी मतलब, मतलब क्या? गवर्नमेंट बता नहीं रहा है। अगर हमारे पास देयर इज जेन्युइनली नो फंड्स टू आउटले फ्रॉम अ यूनिवर्सल पेंशन कवरेज स्टैंड पॉइंट, हम उसके बारे में बात करके क्या करेंगे? वो हमारे पास पैसे नहीं है। दिस इज समथिंग एन अनाउंसमेंट दैट मेक्स। सो द कमेंट ऑन गवर्नमेंट ओपेसिटी एज सच, आई डोंट नेसेसरली एग्री विद दैट, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आप, गवर्नमेंट ओपेसिटी क्या है? गवर्नमेंट का काम है कि वेरियस स्कीम्स, इनिशिएटिव्स लाना, ईपीएफओ होना, एनपीएस होना, उससे कवरेज करना, in terms of there should being an ecosystem of provident fund gratuity. Just because हमारे जो structures हैं globally directly align नहीं होते, okay, doesn't mean that there is government opacity. So on this particular point on government opacity, I don't necessarily agree. I think they need to really understand in terms of is there enough in terms of, yes, if they can say, oh, we tried to go through different government documents and see कि गवर्नमेंट पेंशन के बारे में कितनी बात कर रहा है. If the number of word hits that they googled was not substantial enough, they concluded it to be government opacity. So which is essentially in terms of how ये usually जब report बनती हैं उसे वो measure करते हैं. So I don't necessarily agree on the government opacity point. Under investment, I 100% agree. Okay, the reason is because for a long period of time, pension reforms are fairly new, about 1 to 1.5 decades, or uske pehle, in terms of the world was faced with multiple challenges, different aspects, and we were always moving from one challenge to another. From a country standpoint, there has been a substantial growth direction जो हमें adopt करना था. उसमें honestly pension coverage was not the government's focus. It was infrastructure, it was trade, it was deregulation, or it was optimizing regulations. ये सारी चीजों का focus था, because a lot had to be focused on ensuring that let's drive the investment engine as well as be from a ट्रेड स्टैंड पॉइंट द होल सर्विसेज फोकस इस पे रखते हैं ताकि कंट्री में और पैसे आ सके. उस वजह से प्रायोरिटी में पेंशन कभी थी नहीं. और जब तक पेंशन की प्रायोरिटी आई, तो आई एम नॉट सेइंग इट इज लेट. हमारे देश के स्टैंड पॉइंट से द टाइमिंग वाज राइट. बट ऑब्वियसली आप जब इसे रैंकिंग में कंपेयर करोगे,
you will say that, okay, there is underinvestment. I would say there was no prioritization. That lack of prioritization, and for the right reasons, resulted and seems like a underinvestment. Like simple चीजें हैं, they have compared us to countries, highest countries जो हैं from a social security coverage standpoint, यूरोपियन कंट्रीज हैं, and European countries की future क्या है from a growth and a GDP standpoint. They're not the only option really left for them. They're still living off the past. The biggest problem they have is that their fiscal outlays with respect to pension coverage are so high that they are in deep deficits. These are going to be problems that are going to catch up with them. Now, obviously, कोई fiscal deficit of a country, उनके economic growth, ये सारी चीजों को ट्रैक नहीं करेगी. यहाँ की पेंशन कवरेज बड़ी अच्छी है. My question is for how long? अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, पेंशन जो होता है, इट ऑपरेट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल. द यंग बेसिकली हेल्प फीड द ओल्ड, विच इज दैट आपकी पेंशन फंड में जितने यंग लोग हैं और जितने ओल्ड लोग कम हैं, उतनी आपकी फंडेड होती है पेंशन प्लान्स, एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू कवरेज. देयर इज अ सिग्निफिकेंट केस ऑफ अंडर फंडिंग इन दीज इकोनॉमीज. द फंडेड स्टेटस ऑफ प्लान्स, द फिस्कल डेफिसिट, वो चीजें कवर्ड नहीं है, which helps determine the sustainability of every pension system in the country from a fiscal prudence standpoint. वो चीजों की मेजर ये इंडेक्स में है ही नहीं, एंड इस वजह से वो पर्सपेक्टिव मिस हो जाता है. सी, एवरी रेटिंग सिस्टम की एक फ्रेमवर्क होती है, आप उसे फॉलो कीजिए. दैट इज नॉट अ चैलेंज. नहीं तो हर रेटिंग में आप हमेशा नुक्स निकाल सकते हैं, बट बहुत जरूरी होता है कि फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव और फ्रॉम अ डिस्क्लेमर स्टैंड पॉइंट हर रिपोर्ट में मेंशन करना कि ये पैरामीटर्स हमने नहीं कंसिडर किए हैं, ये इसलिए ये करेंगे तो इट माइट चेंज. सो आई थिंक फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट जो है, दैट्स रियली वेयर पॉइंट सही है, बट एक फुल पर्सपेक्टिव के लिए सारे पहलुओं को देखना जरूरी है. आपने बड़ा अच्छा पहलू जो उठाया वो यही उठाया कि जो ये सीनियर्स हैं उनको हेल्थ केयर फंड हो जाता है सरकार द्वारा. उसके बाद में प्रॉब्लम आती है कि भाई ग्रो नहीं कर रही है इकोनॉमी, तो अब पैसा कहाँ से लाएं. और फिर आप देखते हैं होमलेस बढ़ते जा रहे हैं. हम देख रहे हैं सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये सब हो रहा है. जितेंद्र जी, हमारे यहाँ ये विदेशों में जो होता है कि 18 साल का बच्चा हुआ तो अपनी एजुकेशन खुद फंड करेगा, अपना लोन ले, पढ़ाई इंजीनियरिंग की हो या मेडिकल की हो या दूसरा कॉलेज हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है, तो बच्चा अपना लोन ले और करे. हमारे यहाँ ये रहता है एशियन कंट्रीज़ में प्रॉबेबली कि हम ही फंड करेंगे, बच्चे को सपोर्ट करेंगे. ये सब चीज़ें क्या आने वाले टाइम में बदलेंगी? आपको लग रहा है कुछ हमारा भी सोशल फैब्रिक कुछ चेंज हो रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक मैं क्लाइंट्स को डील करता हूं तो दिखता है कि हाँ, ये सोच थोड़ी चेंज हो रही है. और चेंज इस रिस्पेक्ट में नहीं हो रही कि पूरी तरह से फंड करना है. चेंज इस रिस्पेक्ट में हो रही है कि पेरेंट्स आर थिंकिंग कि भाई, मैंने अगर लोन लिया है अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, तो वो लोन का रीपेमेंट जो है वो बच्चा करेगा. ओके, जब उसकी जॉब लगेगी तो उसको वो रीपे करना शुरू करेगा. थोड़ा बहुत हो सकता है मैं भी फंड कर लूं. तो अभी हम पूरी तरीके से उस शिफ्ट में नहीं गए कि 18 के बाद जो है पूरी तरह से बच्चा अपनी एजुकेशन फंड कर ले, लेकिन हम उस शिफ्ट में जरूर जा रहे हैं कि पार्शियल फंडिंग जो है वो दोनों तरफ से. तो ये एक शिफ्ट जो है मुझे दिखाई दे रहा है, जो हम क्लाइंट से जब डील करते हैं तो उनकी सोच में दिखाई देता है. और वो इसलिए क्योंकि जब हॉलिस्टिक प्लानिंग होती है तो क्लाइंट्स को दिखता है कि रिटायरमेंट मेरा फंड नहीं होगा अगर मैंने पूरी तरीके से ये फंडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली. तो हॉलिस्टिक प्लानिंग करते वक्त कैसे जो है मैं एलोकेट करूं अपने रिटायरमेंट के लिए भी पैसा, और साथ साथ में अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए भी फंड करूं. तो ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे पार्शियल फंडिंग पेरेंट्स आर ओके विद के पार्शियल जो फ्लो भी मैं फंडिंग कर रहा हूँ उसमें पार्शियल रीपेमेंट या पार्शियल फंडिंग अगर बच्चा करेगा अपनी एजुकेशन के बाद जॉब करके, तो आई एम ओके विद इट. तो आई थिंक उस वे में हम जरूर जा रहे हैं. वो शायद अभी टाइम लगेगा कि पूरी तरह से पेरेंट जो है 18 के बाद पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पे डाल दें कि नहीं, अब आपकी एजुकेशन, आपकी मैरिज सब आपके ऊपर है. आई थिंक उसमें अभी टाइम लगेगा. क्योंकि हम देखते हैं कि
हमारे जो ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, चाहे आगरा हो, जयपुर हो, कभी भी आप जाइए यहाँ पर, और खासकर जो टूरिज़्म पीक सीज़न होता है वहाँ पर आपको विदेशों के ओल्डीज नज़र आएंगे, जो हस्बैंड वाइफ आए हुए हैं, अपना टूरिज़्म कर रहे हैं, अपना वर्ल्ड घूम रहे हैं। वो इस चीज़ की चिंता नहीं कर रहे हैं कि भाई बच्चे की शादी करनी है, बच्चे को घर दिलवाना है, बच्चे को बिजनेस शुरू करवाना है। वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और धीरे धीरे शायद मुझे लग रहा है कि इंडिया में आना शुरू हो गया है। मैं खुद अपनी फैमिलीज़ में ही कई लोगों को ऐसे जानती हूँ जो अब शादी होकर गर्ल्स आई हैं, वो शादी से पहले ही बता देती हैं कि भाई मैं जो अपनी सैलरी है वो अपना लोन पे करने वाली हूँ जो मैंने पढ़ाई की है। तो विच इज़ गुड। ये एक बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट मुझे लगता है कि भारत को आगे ले जाने के लिए अच्छा है कि कम से कम इस हिसाब से थोड़े इंडिपेंडेंट पेरेंट्स बने। और या हम लोग जो है ग्रेजुअली ही शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि एकदम से पूरी तरह से शिफ्ट हो जाए तो वो नहीं होगा। जिस तरह से जो ट्रेडिशनली हमारी इकोनॉमी और हमारा कल्चर रहा है, तो वो ग्रेजुअल शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है, जहाँ पे पेरेंट्स ही नहीं, बच्चे भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर रहे हैं। उनको पता है कि हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पेरेंट्स पे नहीं देना चाहेंगे, तो वो दोनों तरफ जो है वो सोच हमें दिखाई देती है। अय्यर साहब, जैसे न्यू पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम को कंपेयर किया जाए तो मार्केट लिंक जो है, ये अब आ रहा है कि इतना वॉलेटाइल मार्केट है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो रिटायरमेंट सेविंग्स ही इरोड हो रही हैं, या फिर कहें तो स्टेट गवर्नमेंट्स की बैंकरप्सी यहाँ पर फिर सामने आ जाएगी कि मार्केट जिस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है। तो इसके लिए क्या कोई मिडिल ग्राउंड हो सकता है पेंशन स्कीम्स में? ऑनेस्टली कैसे है, पेंशन स्कीम को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। डिप्स आते हैं मार्केट में। आप जब पेंशन स्कीम में इन टर्म्स ऑफ पैसे लगाते हैं, पेंशन स्कीम्स आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट जो इक्विटी एक्सपोजर होती है, वो इक्विटी एक्सपोजर में भी आपकी देयर आर गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड डिप्स इन द मार्केट। बट आप एक लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लो विथ रिस्पेक्ट टू द पेंशन फंड्स एक्सपोजर्स, तो आप मोटा मोटी आप यू आर देयर। प्रॉब्लम ये होता है, अगर आप एक चक्कर ऐसा होता है ना कि आप पेंशन फंड की इन्वेस्टमेंट्स लेते हो इक्विटी में, वो डाल देते हो और उसके बाद बिहेवियर करने लगते हो डे ट्रेडर की तरह। अरे मेरी स्टॉक नीचे गिर गई, उसमें इतने पैसे कम हो गए। अब क्या करें, एप्स में सब कुछ है। ऐप हर समय करना क्या है, फोन पे ऐप में देखना है कि मेरा पैसा कितना कम हुआ, ज्यादा हुआ। जी, या इनफैक्ट यहाँ जो है, यहाँ जेन्युइनली जो है फाइनेंशियल प्लानर्स जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि कैसे हैं द फाइनेंशियल प्लानर्स, वो एक तरह की कैसे है, तो लोगों के कॉन्शियस होते हैं कि आपकी जमीर होती है कि वो की याद दिलाते हैं कि सही ये लॉन्ग टर्म है सर, आप प्लीज इसे ये देख के दुखी मत होइए या ये ट्रैक मत कीजिए। देन एंड आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि मैं कपल ऑफ डिस्कशंस जहाँ पेंशन पीएफआरडीए के साथ जब मैं इन्वॉल्व था, ऑन अ फ्यू डिस्कशंस ऑन पेंशन को कैसे बढ़ाएं, ये इकोसिस्टम कैसे ग्रो करें। वन ऑफ द पॉइंट्स, मतलब वहाँ जो डिस्कस और डिबेट हो रही थी, हम प्रोडक्ट कैसे बदलें, हमारी रिटर्न्स कैसे इंक्रीज हो, वो इसमें हम डेरिवेटिव्स ऐड कर सकते हैं क्या। मैं थोड़ा परेशान हो गया ये सब सुन के, सिंह यार ये डेरिवेटिव्स ऐड करने की क्या बातें कर रहे हैं, मतलब रिटर्न बढ़ाने की क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ तो ये तो पेंशन है, मतलब ये बहुत ही अलग। एंड दैट्स रियली वेयर, मतलब वो पैनल डिस्कशन में जो था, मैंने कहा कि यार हम अवेयरनेस की बातें करें बेटर है। आपकी लोगों को रिटायरमेंट की इंपॉर्टेंस पता नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उस पे एक्सपोजर ले नहीं रहे हैं, और आप यहाँ आपके प्रोडक्ट की रिटर्न को लोगों से कंपेयर किए जा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूं तो इतने पैसे रिटर्न आ जाए, यहाँ से क्यों नहीं आ रहे। एंड आई थिंक उस वजह से, सो व्हेनेवर समबडी हैज रियली स्पोकन अबाउट कि ओ पेंशन मतलब इक्विटी की मार्केट गिर रही है या बढ़ रही है या वोलेटाइल है, मैं उनको कहता हूं कि वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ पेंशन इन्वेस्टमेंट्स इज दैट यू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। अगर आपकी एसेट एलोकेशन सही है, बहुत सिंपल है, आई मीन जितेंद्र जी विल नो दिस बेटर, बट आपकी 90% रिटर्न एसेट एलोकेशन से आती है। 10% जो है ना वो एक्चुअल स्टॉक सिलेक्शन या जो सिक्योरिटी सिलेक्शन है उससे आती है, मोटा मोटी रफली इन टर्म्स ऑफ जो है। सो अगर आपकी ओवरऑल एसेट एलोकेशन अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छे से कर ली है, you have spoken to your financial planner, you have aligned your goals with respect to that, worrying beyond that on market गिर तो पेंशन फंड्स की क्या होगा is at best, मतलब वो आपको चिंता करने में मजा आता है तो आप कर लीजिए, बट अदरवाइज
अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और जो इंटेग्रिटी में जो गैप्स हैं रिपोर्ट में, उस पे मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन मैं अभी जितेंद्र से पूछ लेती हूँ कि आपके हिसाब से अगर जो अभी रिटायरीज हैं या फिर जो अब रिटायरमेंट की प्लानिंग जिनको शुरू कर देनी चाहिए, आपको क्या लगता है क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से अपनानी चाहिए? मार्केट लिंक्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे डेरिवेटिव्स की बात हो रही है, उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? अब कुछ टाइम में क्रिप्टो आ जाएगा, उसमें डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? मतलब बचाना है, पैसा बचाना है ताकि जब समय हो तब हम उसको यूज कर सकें। देखिए, फैंसी प्रोडक्ट्स तो मैं एडवाइज ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना आप सिंपल रखेंगे किसी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को, उतना आप बेहतर रहेंगे। और रिटायरीज के लिए हमेशा एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रहती है, वो होती है बकेट्स। रिटायरीज के लिए आप बकेट बना दीजिए, 4 बकेट आपने बना दिए। एक बकेट मैंने अपनी इमरजेंसी के लिए निकाल दिया, एक बकेट मेरा 2 साल के बाद कुछ गिफ्टिंग करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, वो निकाल दिया। और एक बकेट मेरा लॉन्ग टर्म में चला गया, क्योंकि आपका जो जो भी कॉर्पस आपने इकट्ठा किया वो ग्रो तो करना है। जब तक ग्रो नहीं करेगा तो लॉन्ग टर्म सस्टेन कैसे करेगा? तो जनरली रिटायरीज के लिए बकेटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा वर्क करती है, और वो जो बिहेवियरल इश्यू होता है उसको भी एड्रेस करने में बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास अलग से जो है मैंने मनी निकाल के रखा हुआ है, जो मेरी कोई भी इमरजेंसी या ऐसे कुछ भी फाइनेंशियल गोल्स हैं जो बीच में आएंगे उनको डील करने के लिए अलग से मनी है। और ये जो पैसा है जो इक्विटीज में गया है, म्यूचुअल फंड के थ्रू गया है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म मनी है, मुझे इसको छेड़ना नहीं है। तो अगर बकेटिंग स्ट्रैटेजी अगर अडॉप्ट करते हैं रिटायरी, तो आई थिंक वो एक बहुत वंडरफुल स्ट्रैटेजी है आपके बिहेवियर को एड्रेस करने के लिए। और देखिए, बिहेवियर क्यों आता है? बिहेवियर जनरली इसलिए आता है क्योंकि हम हर चीज हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो भी यहीं पे पैसा है, कोई मीडियम टर्म गोल है तो भी यहीं पे पैसा है, इमरजेंसी है तो भी यहीं पे पैसा मुझे निकालनी, तो वहां पे बिहेवियर बिल्कुल। इशू आता है। आई थिंक अगर बकेट स्ट्रैटेजी से रिटायरीज जाते हैं तो और हमने इम्प्लीमेंट किया है और देखा है, 8-10 साल हो गए अभी, कुछ ऐसे क्लाइंट्स को, रिटायरीज को, जो कंफर्टेबली पीसफुल अपने मनी को ग्रो होते हुए देख रहे हैं। टुवर्ड्स द एंड अय्यर साहब, जो ये रिपोर्ट में गैप्स आए हैं इंटेग्रिटी को लेकर, जैसे गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी या फिर रेगुलेटरी कॉन्फिडेंस, इसको कैसे अब आगे बिल्डअप किया जाए? इसमें जो है ये इनिशिएटिव में पीएफआरडीओ को काफी लार्जर रोल प्ले करना होगा, जहां उनको इन्वेस्टर अवेयरनेस कैंपेन्स करने होंगे, जहां उनको दे विल आल्सो हैव टू क्रिएट अ वेरी इनेबलिंग इकोसिस्टम फॉर डिफरेंट पेंशन फंड्स, कि उसकी रिक्वायरमेंट्स आसान बनाएं, जैसे टाइप के प्रोडक्ट्स ऑफर करें, जैसे टाइप के रिस्क डिस्क्लोजर्स हों उसमें। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि ये पेंशन फंड्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स हैं, बट पेंशन के पर्पस के साथ ज़्यादा लॉन्ग टर्म है, इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। सो अगर पीएफआरडीए ने ट्रांसपेरेंसी, रिपोर्टिंग, ये रिक्वायरमेंट्स काफ़ी पेंशन फंड्स की इनिशिएटिव्स कर ली, लिटरेसी बढ़ा दी, ये ईच वन ऑफ दीज एस्पेक्ट जो है गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, रिपोर्टिंग, ये चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी, बिकॉज दे वुड बेसिकली क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर एक आपकी अवेयरनेस है, अवेयरनेस होने के बाद आप ढूंढना चाहोगे कि अच्छा कौन से प्रोडक्ट्स है। अब जब ढूंढने जाओगे तो यू शुड बी एबल टू इजीली ऑल्सो मेक अ सेंस कि क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इसके रिस्क्स क्या हैं, या व्हाट डू दे मीन टू मी। एंड जितनी सिंप्लिसिटी होगी ये प्रोसेस में, उतना ही ये इकोसिस्टम डेवलप होगा। सो आई थिंक रेगुलेटर को इकोसिस्टम को डायरेक्ट करना कि सिंप्लीफाई और रिपोर्टिंग, पहले रिपोर्टिंग कीजिए एंड दूसरा उसको सिंप्लीफाई करके रिपोर्ट कीजिए इस तरह की सामने वाले को समझ आए। आई थिंक दोज आर एस्पेक्ट्स जो पीएफआरडीए को फोकस करना होगा। तो ये जो इंटेग्रिटी की पीस है, ये जो ये थीम है, इट विल बी एड्रेस्ड। पीएफआरडीए की आप बात कर रहे हैं, तो जो सिंगापुर की अगर हम बात करें अय्यर साहब, तो वहाँ पर जैसे वो नंबर 1 पर आया है, तो उसका तो मैंडेटरी है कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में करना ही करना है सबको। और इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मैं पढ़ रही थी कि अगर सीनियर्स कुछ अपनी हाउसिंग बेचना चाहते हैं और छोटे घर में जाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से एडअप हो जाता है और उनको कैश मिल जाता है। मतलब काफी सोच समझ के, ठोक पीट के बनाया उन्होंने अपना पेंशन सिस्टम। हम क्या उसको हम कुछ कॉपी नहीं कर सकते? सिंगापुर का प्रॉब्लम ये है कि सिंगापुर की सिस्टम एक डिफरेंट स्केल के लिए बनाई गई है, उनके पॉपुलेशन के लिए, एंड प्लस उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है इज क्वाइट डिफरेंट।
यू नो, बिल्कुल, मतलब इट्स वेरी डिफरेंट। डंडी एक तो चलता डेमोक्रेसी में, है। हाँ हाँ, एक डेमोक्रेसी में ये चेंजेस लाना और लोकतंत्र में लोगों की, हाँ स्लो है, मैं मतलब इस बात को मैं नहीं टालूंगा कि स्लो है, लेकिन जरूरी है, बिकॉज लोगों के इनपुट्स को वैल्यू करना, लोगों की को साथ में लेके चलना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये और सस्टेनेबल होता है। बिकॉज हाँ, ये स्टेट डायरेक्टेड अप्रोच में ऐसा है कि यू आर एबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, यू आर एबल टू डू थिंग्स, बट एक देर इज दिस होल प्रोसेस ऑफ आपकी जो कितनी इंडिपेंडेंस होती है लोगों की। ओके, यू कैन टेक कंट्री लाइक इंडिया एंड कंपेयर द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम इन जनरल पीपल फील विथ अदर कंट्रीज जहां ये अचीव कर रहा है, यू विल सी अ रिमार्केबल डिफरेंस। मतलब मैं ऑन अ लाइटर नोट में यही चीज हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में भी कहता हूँ कि बोलते हैं लोग बड़े खुश हैं वहाँ, बड़े, मतलब द हैप्पीनेस इंडेक्स इन दिस कंट्री इज वेरी हाई, और लोग, बट फिलॉसफी ही अलग है हमारी। हमारी फिलॉसफी है कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। हमारी फिलॉसफी में आराम कर, घूमने निकलो, ये नहीं है। सो when you आपका कर्म अच्छा होता है, so you are happy, that is what gives you the happiness. So western philosophy, I'm very skeptical about, मैं कितनी चीजें उसकी एक्सेप्ट करता हूँ। yes, there are good things to do. I genuinely think अगर सिंगापुर से हमें कुछ सीखना है, तो वो सिंगापुर के पेंशन सिस्टम्स कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं, एंड वो पेंशन सिस्टम्स और वहाँ की रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसी है, उसे हम कैसे अडॉप्ट करें। बिकॉज आई थिंक दोज लर्निंग्स जो हैं probably at a little bit more operational level, I think वो चीजें जो है, there is a great thing to learn from that standpoint. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए जितेंद्र जी, जाते समय एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि ये जैसे भारतीयों की सोच होती है कि रियल एस्टेट में हम लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, बुढ़ापे में काम आ जाएगा, लेकिन जब उनको एक्चुअली ज़रूरत होती है तो वो रियल एस्टेट को बेचना इतना आसान नहीं होता, या फिर उसकी जो प्रोसीड्स हैं उसको किस तरह से यूज़ करेंगे वो इतना आसान नहीं होता। बच्चे बोलते हैं कि अभी रख रहे, क्योंकि बच्चों को भी लगता है कि आगे तो इसको अप्रिशिएट ही होगा, तो क्यों बेचना है, हम हेल्प कर देते हैं। तो अगर हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि रियल एस्टेट में अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन की तरह उसको ट्रीट करें या ना करें, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, अब हर एसेट क्लास होती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और रियल एस्टेट जिस दौर से गुजरा है, तो मेरा हमेशा से व्यू रहा है कि रियल एस्टेट को पेंशन की तरह पे नहीं ट्रीट करना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी ऐसा सिंगल प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप ये सोच ले कि मैंने इसमें कर दिया, मेरा रिटायरमेंट फुलफिल हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेरिएबल इन्वेस्टमेंट है, वेरिएबल रिटर्न है, आपको फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ता है, तब जाके आप कहीं एक सक्षम रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाते हैं। तो कोई भी ऐसा सिंगल एसेट क्लास या सिंगल प्रोडक्ट नहीं है जहां पे आपने एक बार कर दिया और आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग फुलफिल हो गई, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग जो है केयरफुली करनी चाहिए। सब जो भी आप इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं या जो भी आपने सोच रखी है, उसके नफा नुकसान दोनों को देख के तब आपको जो है अपनी प्लानिंग जो है कंक्लूड करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में हमारे साथ ये इंटरेस्टिंग चर्चा करने के लिए। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने ये दिवाली के टाइम पर ये शो इसलिए किया है कि आप अपनी पेंशन को लेकर सही कदम उठाएं, ताकि लक्ष्मी जी का साथ जिंदगी भर आपके साथ बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।